अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं औरत से ज्यादा शातिर कोई मखलूक नहीं, बर्बाद करने पर उतर आए तो सब कुछ मिट्टी में मिला देती है। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में ऐसी ही एक कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी। वो दिन किसी शायर के तखय्युल की तरह रंगीन और रोमान परवर था। बाहर का मौसम अपने अरूज पर था और मैं तुम्हारे वसी ड्राइंग रूम में बैठा यूं ही किसी मैगजीन से दिल बहला रहा था और दिल ही दिल में तुम्हारे शोहर बाबर को बुरा भला कह रहा था क्योंकि वादे के मुताबिक उसने वक्त की पाबंदी नहीं की थी और अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। बाबर और मैं स्कूल के पुराने साथी थे और एक दूसरे से बेहद बेतकल्लुफ रह चुके थे और अब जबकि बाबर कराची में एक आला ओहदे पर फाइज था और मेरा भी हाल ही में कोयटा से कराची तबादला हो गया था तो मैं पुरानी याद ताज़ा करने तुम्हारे यहाँ चला आया था। मैं बैठा इस उलझन में मुब्तला था कि बाबर आखिर और कितना इंतजार कराओगे कि अचानक कमरे का पर्दा हिला और तुम अंदर दाखिल हुई। तुम्हारे हाथ में 3-4 छोटे बड़े पैकेट थे और चेहरे पर थकन के आसार, दोनों ही इस बात का सबूत थे कि तुम शॉपिंग करके लौटी हो। ड्राइंग रूम खासा वसी था और कमरे में मध्यम सी रोशनी थी, इसलिए तुम्हारी निगाह मुझ पर ना पड़ सकी। तुम सीधे कोने में रखे हुए खूबसूरत से सोफे पर नीम दराज हो गई। यकायक तकरीबन चीख कर तुमने अपनी खादमा को आवाज दी। तुम्हारे चेहरे पर झुंझलाहट थी। अरे भाई रशीदा, क्या एक प्याली चाय भी नहीं मिलेगी? फिर तुम अपने आप बुड़बुड़ाने लगी जैसे कोई बात नागवार गुजरी हो। इस दौरान मुझ पर जो कुछ गुजर रही थी उसका तुम्हें बिल्कुल इल्म न था। मैं तुम्हारे ड्राइंग रूम के सबसे बड़े सोफे में धंसा हुआ इसी उधेड़पन में मुब्तला था कि अब क्या करूं, किस तरह तुम्हें अपनी तरफ मतवज्जा करूं। इसी पसो पेश में चंद लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ गई। तुम यकलख्त घबरा कर उठ खड़ी हुई। तुम बुरी तरह हवास बाख्ता नजर आ रही थी। कौन है आप? कब से यहाँ बैठे हैं? तुम्हारी आवाज में कुछ नदामत और कुछ घबराहट के मिले जुले तासुरात थे। मैंने घबरा कर तुम्हारी तरफ देखा। तुमने हल्के नारंगी रंग का सूट पहन रखा था। तुम्हारा थका सा पजमर्दा चेहरा लैंप की मध्यम रोशनी में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सूरजमुखी का पीला सा फूल डूबते हुए सूरज को हसरत और याद से अलविदा कह रहा हो। तुमने मेरे जवाब का इंतजार भी ना किया और बहुत तेजी से कमरे से बाहर चली गई। बराबर के कमरे में से तुम्हारी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। शायद तुम अपनी खातमा को डांट रही थी कि उसने तुम्हें एक अजनबी की मौजूदगी से पहले ही खबरदार क्यों न किया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें और परेशान ना करूं और वापस चला जाऊं कि बाबर आ गया। बड़े दिनों बाद हम मिले थे, इसलिए मैं बाबर के साथ बातों में इस कदर मुनहमिक हो गया कि मुझे याद ही ना रहा कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या गुजर चुकी है। इतने में तुम कमरे में दाखिल हुई, तब बाबर ने हम दोनों का तारुफ कराया। तुम बहुत गर्मजोशी से मिली और बहुत इसरार से मुझे चाय पिलाई। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी जो हादसा हुआ था तुम उसे बिल्कुल भूल गई हो। मैं दिल ही दिल में हैरान हो रहा था, इसीलिए मैंने हिम्मत करके तुमसे पूछ ही लिया, कहिए अब तो आप खफा नहीं है ना? खफा? तुमने हैरत से पूछा। ओह, और तुम फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो तो मेरी आदत है, जब भी शॉपिंग से लौटती हूँ ना तो यूं ही सब पर बिगड़ा करती हूँ। बाबर तो ऐसे वक्त में मौका पाकर कहीं खिसक जाते हैं। और तुमने प्यार से फिर बाबर की तरफ देखा। इसीलिए तो मैं आज देर से आया हूँ, मुझे मालूम था कि बेगम साहिबा शॉपिंग करने गई हैं। बाबर ने संजीदगी से कहा और हम सब हंस पड़े। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बेहद पसंद आया। तुम्हारा भोलेपन और सादगी से इस बात का इकरार कर लेना कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्द आता है। उस शाम में बहुत देर तक तुम्हारे यहाँ रहा। मैं अक्सर तुम लोगों के बारे में सोचा करता, कितना खुशकिस्मत है बाबर कि उसे तुम जैसी प्यारी और ज़हीन बीवी मिली। मैं सोचता तुम लोग इस कदर खुश नजर आते हो जैसे एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। मैंने तुम्हारी आंखों में एक ही तस्वीर झलकती देखी थी और वो खुशनसीब था बाबर। और तुम दोनों के साथ उठना बैठना फिर मेरा मामूल बन गया। मैं रोज तुम्हारे यहाँ पहुँच जाता या तुम दोनों मुझे खींच कर ले जाते। कोई रेस्टोरेंट, कोई फिल्म या कोई ऐसी जगह ना रही होगी जहाँ हम साथ ना गए हों। बाबर की जहानत, संजीदगी और मतानत से मैं पहले ही मुतासिर था। अब तुम्हारी शोखी, मासूमियत, अल्हड़पन भी मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। अक्सर ऐसी रातों की यादें मेरे दिल पर नक्श हो गईं
जब हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे कॉफी की प्याली सामने रखे हुए खूब गरम गरम भुनी हुई मूंगफली खाते थे, घंटों उर्दू और अंग्रेजी अदब पर बहस किया करते थे। कैसे प्यारे दिन थे वो, जब मेरे दिल में ये टीस ना थी, ये दर्द ना था, ये उलझन ना थी। बस जिंदगी मुसलसल एक मुस्कुराहट बनकर रह गई थी। बस जिंदगी मुसलसल एक मुस्कुराहट बनकर रह गई थी। फिर एक दिन, और वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उस दिन के बाद मैं पहला जैसा इंसान ना रहा। मेरे सोचने का अंदाज, मेरी जिंदगी का मकसद, सभी कुछ तो बदल दिया था तुमने। हाँ, उसकी जिम्मेदार तुम थी, सिर्फ तुम। उस दिन मैं ऑफिस से वापस आकर अभी बैठा ही था कि अचानक टेलीफोन की घंटी ने चौंका दिया। दूसरी तरफ तुम थी। तुम्हारी शीरी आवाज कानों में रस घोल गई। अहमद, जरा मेरे साथ चलोगे? तुमने बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा था। जरूर जरूर, क्यों नहीं। क्या बाबर ऑफिस से आ गया? नहीं, बाबर नहीं चलेंगे। तुम्हारे लहजे से तलखी साफ जाहिर थी। आज वो ऑफिस से देर से आएंगे। और तुमने फोन रखना चाहा, मगर मैंने किसी अनजाने खौफ से लरस कर कहा, क्यों, खैर तो है? तुम झुंझुला गई। अगर साथ चलना हो तो जल्द आ जाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो। और फिर तुमने फोन रख दिया था। मैं एक अजीब शशोपंच में मुब्तला जैसे तैसे करके तुम्हारे यहाँ पहुँचा और यही सोचता रहा, इलाही खैर हो। तुम अपनी कार के पास मुंतजिर थीं। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस चुपके से कार का अगला दरवाजा खोल दिया। हम शहर की बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छोड़ते हुए साहिल समंदर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जानती हूँ अहमद कि तुम हैरान होगे कि ये आज मुझे क्या हो गया है, लेकिन सच जानो, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, लेकिन सच कहती हूँ, मुझे अपनी ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। बाबर के और मेरे ख्यालात में जमीन और आसमान का फर्क है। वो तन्हाई और सकूत का शैदाई है और मुझे हंगामों से प्यार है। हमारी किसी आदत, किसी बात में यकसानियत नहीं। प्लीज अहमद, मुझे गलत न समझो। मैं बज़ाहिर तुम्हें बहुत खुश नजर आती हूँ ना। तुम सोच रहे हो कि मैं कैसी नासमझ हूँ, दुनिया की कौन सी चीज मुझे मुयस्सर नहीं, लेकिन ये सब आराम, ये आसाइश, ये जर्क बर्क कपड़े, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, कार, दौलत, यही इंसान को खुश रखने के लिए काफी नहीं है अहमद। ये सब होते हुए भी अगर जहन को आसूदगी और सुकून ना हो तो सब चीजों का रहना ना रहना बराबर है। तुम एक बावकार संजीदगी के साथ कह रही थी और मैं सकते के आलम में बैठा था। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आता था। मैं सोच रहा था शायद तुम मुझसे मजाक कर रही हो और अभी खिलखिलाकर हंस पड़ोगी और कहोगी, देखा, बन गए ना बेवकूफ। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा जहां संजीदगी के साथ साथ जिंदगी का सारा दुख, दर्द और कर्ब सिमट आया था। तुमने कार रोक ली। धीरे धीरे टहलते हुए हम पानी की तरफ चले गए। तुम थकी थकी, उदास उदास सी एक तरफ बैठ गई। दूर पानी की सतह पर गरूब होते हुए सूरज ने एक आग सी लगा रखी थी। पानी की लहरें सूरज की तरफ यूं उठती थीं जैसे कि उसे अपनी आगोश में लेकर ही वापस लौटेंगी। कैसा सुहाना मंजर था ना। मैंने तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारा मासूम हुस्न, उड़ते हुए बाल, अफसुर्दा आंखें, तुम्हारे लरसते हुए होंठ, ये सब मिलकर मेरे दिलो दिमाग में हलचल सी मचा रहे थे। ये सब बातें सुन लेने के बाद मुझे तुम्हें झटक देना चाहिए था, तुम्हें डांटना चाहिए था और जबरदस्ती तुम्हें घर वापस ले जाना चाहिए था। मेरा फर्ज था कि मैं तुमसे कहता कि होश में आ जाओ अनीला, कि बाबर जैसे अजीम और रईस इंसान को ठुकरा कर तुम मुझ जैसे मामूली आदमी की तरफ क्यों बढ़ रही हो। बाबर में और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसी बुलंदी और पस्ती का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन मैं ये सब कुछ ना कह सका। मैं फरिश्ता तो नहीं था ना। शाम का वो हसीन समा, तुम्हारा वो अफसुर्दा हुस्न, वो भीगी भीगी सी आंखें, ये सब कुछ मिलकर मेरे चट्टान जैसे मजबूत अज़्म को हिला देने के लिए काफी था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वफूरे जज्बात से मगलूब होकर डरते डरते झुककर तुम्हारी लरसती पलकों पर से गिरते हुए मोती अपने होंठों में जज्ब कर लिए। और उस हसीन शाम के बाद मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां मेरे कदमों के आगे ढेर हो गई हैं। मेरी हस्ती पर तुम छा गई अपनी पूरी आबोताब के साथ। अपने दिल में मैंने मोहब्बत के सैकड़ों दिए जला डाले। कितना जगमग जगमग चरागा हो गया था मेरी रूम में। हम अब भी उसी तरह मिलते थे। बाबर अब भी हमारे साथ रहता।
لیکن تمہاری نظروں میں میرے لیے ہمیشہ ایک مقام ہوتا تھا جسے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں قبول کر لیتا۔ تم اکثر اکیلی بھی میرے ساتھ گھومنے چلتی، گھنٹوں مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی۔ وہ لمحے میری زندگی کے حسین ترین لمحے ہوتے تھے۔ حالانکہ یہ بات نہ تھی کہ تمہارا حسن اتنا سحر انگیز تھا کہ میری آنکھوں میں کوئی اور جچتا نہ تھا۔ تمہاری ہی چھوٹی بہن راہیلہ بھی تو تھی، بےحد خوبصورت، جیسے شاعر کا تخیل۔ راہیلہ کی آنکھوں میں نے اپنے لیے پیغام محبت دیکھے تھے، لیکن تمہارا جادو مجھ پر چل چکا تھا۔ مجھے تمہارے سوا کوئی اچھا نہ لگتا تھا۔ گو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ تمہیں پا لینے کی آرزو کرنا ایسے ہی ہے جیسے چکور کا بار بار چاند کی طرف مائل پرواز ہونا۔ لیکن دل کو جب یہ یقین ہو کہ جس کی یاد میں وہ تڑپتا ہے وہ بھی اس کے لیے بے چین ہے، تو جدائی کی تڑپ میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ رات کو بے چینی سے کروٹیں بدلنے کا اضطراب بھی کتنا سرور آگے ہی ہوتا ہے۔ میرے دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اپنے اس دل کو تڑپتا دیکھ کر مجھے لطف آتا تھا۔ میرے پیار میں سورج کی تپش بھی تھی اور شبنم کی ٹھنڈک بھی، اور کلیوں کی سی معصومیت بھی۔ میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ تمہاری محبت مجھے حاصل تھی۔ تمہارا حسین تصور ہی میرے دل و دماغ کو فرحت بخشنے کے لیے کافی تھا۔ دن گزرتے گئے، تم میرے قریب آتی گئیں اور میں تمہاری کمل جیسی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتا گیا۔ جب تم اپنا سر میرے کندھوں پر رکھے ہوتی تو میں خدا سے صرف ایک ہی دعا مانگا کرتا، کاش یہ ایک پل، یہ حسین لمحہ کبھی ختم نہ ہو، وقت یہیں ٹھہر جائے، نہ اب کبھی سحر ہو اور نہ رات آئے، بس یوں ہی ہم وقت کو اپنی باہوں میں اسیر کر لیں۔ ہم نے اپنی محبت کی نشانیاں ایک دوسرے کو دیں، چھوٹے بڑے تحفوں کی صورت میں، جن کی قیمت دنیا کی نظروں میں کچھ نہ سہی، پیار کی نظروں میں بہت کچھ تھی۔ کل اور آج میں کتنا فرق ہے نا۔ کل کی بہار اپنے دامن میں میرے لیے بے پناہ خوشیاں اور مسرتیں لے کر آئی تھی۔ آج بھی بہار کا موسم ہے انیلا، لیکن آج کی رات میرے نصیب کی سب سے بھیانک اور تاریک رات ہے۔ آج بھی میرے دل کے آئینے میں تمہارا عکس موجود ہے۔ میں تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، سامنے جلے ہوئے بے شمار سگریٹ کے ٹکڑوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اب تک کتنے سگریٹ پی چکا ہوں اور نہ جانے ابھی کتنے سگریٹ اور پیوں گا۔ لیکن انیلا، کیا دل کی آگ کبھی نہ بجھ سکے گی؟ آج شام ہی کی بات ہے جب میں حسب معمول تمہارے گھر گیا، لیکن معلوم ہوا تم لوگ گھر پر نہیں ہو۔ خادمہ نے بتایا کہ تمہارے لیے بی بی جی یہ خط دے گئی ہیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے وہ لفافہ کھولا۔ تم نے لکھا تھا، احمد، خط پڑھنے کے بعد نہ جانے تم پر کیا گزرے، ہو سکتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے بے پناہ نفرت کرنے لگو گے۔ بات بھی ایسی ہی ہے، شاید تم اس صدمے کو برداشت بھی نہ کر سکو، لیکن تمہیں تو ابھی اس دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے ہمت سے کام لینا۔ اپنے پیارے شوہر بابر سے تمہاری تعریفیں سنتے سنتے نہ میرے کان پک گئے تھے۔ تمہاری شرافت، تمہاری فرشتہ خصلت اور تمہاری دوستی کے وہ اٹھتے بیٹھتے گن گایا کرتے تھے۔ آخر میں نے بابر کو چیلنج کر دیا کہ آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اتنا مکمل ہو جتنا وہ تمہیں سوچتے ہیں، چاہے جگری دوست ہی کیوں نہ ہو۔ بابر سے میں نے شرط لگائی کہ دیکھتے ہیں تمہارے دوست کی شرافت، فرشتہ خصلت کہاں تک چلتی ہے، اور پھر دیکھو اس کے آگے تو تم خود جانتے ہو نا احمد۔ بابر اپنی شرط ہار چکے ہیں اور بہت شرمندہ ہیں۔ ہاں، میں چاہتی ہوں تمہارے لیے ہوئے تحفے بطور یادگار اپنے پاس رکھوں۔ حالانکہ بابر کو اس بات سے اتفاق نہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میرا دیا ہوا سبق وہ کبھی بھی بھلائیں، لہٰذا ان تحفوں کا ڈرائنگ روم کی زینت بننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ، بابر کی انیلا۔